हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर भूपेंद्र आपका स्वागत करता हूं श्री अग्रसेन कन्या के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हमने पढ़ा था और वो हमारा कंप्लीट हो गया था। इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वह है टर्मिनोलॉजी, इट मीन्स शब्दावली। तो देखिए बच्चों, जेनेटिक्स के अंतर्गत कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, ठीक है। तो उनका हम यहाँ अर्थ देखते हैं कि इन बार बार कुछ टर्मिनोलॉजी या बार बार कुछ जो शब्द हैं जिनका जेनेटिक्स के अंतर्गत कुछ विशिष्ट महत्व होता है, उनका अर्थ क्या होता है। ये आप वैसे पिछली क्लास में भी 12th में पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स के अंतर्गत, लेकिन यहाँ भी इनको मेंशन किया हुआ, तो हम यहाँ भी इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो पहला जो टॉपिक है वह है संकर एवं संकरण। संकर एवं संकरण से क्या अभिप्राय है। देखिए, संकर एवं संकरण, इट मीन्स संकरण। इट मीन्स संकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संकर प्रजाति प्राप्त करते हैं। और संकर से अभिप्राय क्या है कि जब किसी जीव जाति के विपर्यासी लक्षण वाले जीवों के मध्य क्या कराया जाए, क्रॉस कराया जाए, तो उससे प्राप्त जो संतति होगी वह क्या होगी, संकर होगी, हाइब्रिड होगी। ठीक है। तो जैसा कि हम आपको एक संकर संकरण के अंतर्गत बता चुके हैं कि वहां पर जब लंबे व बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो हमको यहां पर F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। और ये F1 पीढ़ी जो है, इसके अंतर्गत सभी जो पौधे हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन जीनोटाइप से पता चलता है हमको कि ये सभी जो पौधे लंबे जो हैं वो कैसे हैं, संकर हैं। ठीक है, इट मींस कैसे हैं, हाइब्रिड हैं, शुद्ध नहीं है। जबकि यहां पर कैसे हैं, ये शुद्ध हैं, ये शुद्ध लंबे हैं और ये क्या है, शुद्ध बौने हैं। जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने के मध्य क्रॉस कराया जाए तो प्राप्त जो पीढ़ी है वह कैसी है, संकर पीढ़ी है। आई बात समझ में। ठीक है। और इस क्रिया को, जिस क्रिया से यहां पर हम क्या ये संकर प्रजाति प्राप्त कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। क्लियर। तो ये यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, संकर एवं संकरण। अब दूसरी शब्दावली के रूप में हम बात करेंगे यहां पर कारक, इट मींस फैक्टर। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं क्या, दूसरी शब्दावली है कारक या फैक्टर। तो देखिए बच्चों, इस फैक्टर की परिभाषा में यहां एक तरह से लिख देता हूं कि प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण को प्रकट करने वाली एक संरचना जो है, क्या, प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण को प्रकट करने वाली संरचना को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहा गया है, कारक कहा गया है, इट मींस फैक्टर कहा गया है। ठीक है, क्या कहा है, कारक कहा जाता है। ठीक। अब देखिए, इसको समझिए कैसे। प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण को प्रकट करने वाली, ठीक है। तो देखिए, एक शब्द आ गया आनुवांशिक लक्षण और उसको प्रकट करने वाली संरचना, इट मींस कोई क्या है, इकाई है बच्चों, कोई एक क्या है, संरचना है, इट मींस कोई एक इकाई है। और यह इकाई जो है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षण को ले जाने का या वंशानुगत करने का क्या करती है, काम करती है। और इसी इकाई को क्या कहा जाता है बच्चों, फैक्टर कहा जाता है। देखिए बच्चों, फैक्टर जो शब्द का उपयोग किया था वह मेंडल ने किया था। मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोगों के दौरान यह बताया था कि यहां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत जो आनुवांशिक लक्षणों का क्या होता है, निर्धारण होता है, वह कोई एक ऐसी संरचना है जो कि एक फैक्टर का काम करती है, एक कारक का काम करती है, एक फैक्टर होता है। ठीक है, जिसे कि क्या कहा गया बच्चों, नियामक कहा गया। इट मींस डिटरमिनर। क्या कहा गया इसको, डिटरमिनर कहा गया। इट मींस लक्षण का क्या कर रही है, वो नियमन कर रही है, डिटर्मिनेशन कर रही है। इसलिए इस इकाई को क्या कहा, फैक्टर। और ये फैक्टर जो होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का क्या होता है, डिटर्मिनर का काम करता है, इट मींस नियामक होता है। और इस नियामक को आगे चलकर जॉनसन ने क्या कहा, जीन। इट मींस आज जो हम हैं इस फैक्टर को किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। आइएगा बात समझ में। ठीक है, तो समझ में आया फैक्टर। फैक्टर इट मींस कारक। कारक किसका, आनुवांशिक लक्षण को प्रकट करने वाला जो
प्रकट करने वाली जो इकाई है और जो संरचना है वही क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। ये फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, नियामक होता है, जिससे कि आज हम किसके रूप में या किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये हुआ आपका क्या, फैक्टर की परिभाषा। क्लियर? अब देखिए आगे हम ले लेते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी एलिल, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं क्या, एलिल्स। ठीक है, तो युग्म विकल्पी एलिल या एलिल्स, तो इस युग्म विकल्पी या एलिल्स की मैं भी क्या बच्चों एक परिभाषा लिख देता हूं कि एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले विपर्यासी स्वरूपों के आनुवंशिक कारकों को, एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले विपर्यासी, एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले विपर्यासी स्वरूप के आनुवांशिक कारक, देखो इसको ध्यान रखना है, यहां मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं। आनुवांशिक कारक को क्या कहते हैं, एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं। आनुवांशिक कारक को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं। देखिए अब इसको समझिए। देखिए बच्चों क्या है, एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले, इट मींस लक्षण ले लेते हैं अपन एक, लंबाई। लक्षण क्या हो गया, लंबाई। ठीक है, और इसके विपर्यासी स्वरूप लंबा व बौना। आया समझ में? तो लंबे को तो किससे व्यक्त किया बच्चों, कैपिटल टी से, और बौने को किससे व्यक्त किया बच्चों, स्मॉल टी से। ठीक है, तो ये एक ही लक्षण, देखिए एक ही लक्षण को प्रकट करने वाले विपर्यासी स्वरूप, तो ये दोनों लंबा और बौना एक दूसरे के क्या है, विपर्यासी स्वरूप है। विपर्यासी स्वरूप के आनुवांशिक कारक, ये क्या है, आनुवांशिक कारक एक दूसरे के युग्म विकल्पी। तो ये और ये मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो एक दूसरे के क्या है, युग्म विकल्पी हैं। आया समझ में? तो कैपिटल टी, तो आनुवांशिक कारक एक दूसरे के क्या होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई? तो यहां मैंने आपको उसकी परिभाषा भी लिख दी है कि एक लक्षण को प्रकट करने वाले विपर्यासी स्वरूप के आनुवांशिक कारक को एक दूसरे का क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी। इट मींस ये क्या है, एक आनुवांशिक कारक है, ये क्या है, एक आनुवांशिक कारक है, लेकिन स्वरूप क्या है, अलग अलग है। इट मींस ये युग्म अलग है, ये युग्म अलग है, और ये क्या है, एक दूसरे के विकल्पी है। इट मींस एक लंबा और एक दूसरा क्या है, बौना, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के युग्म विकल्पी हो गए। आया समझ में? अब देखिए इसी के साथ हम यहां दूसरी शब्दावली भी लेते हैं। यहां पर कौन सी, एक है आपके समयुग्म जी, और दूसरी है क्या बच्चों, विषम युग्म जी। तो समयुग्म जी और विषम युग्म जी से क्या अभिप्राय है? तो देखिए युग्म जी शब्द जो बना है वो युग्म से बना है। युग्म का मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब जोड़ा कैसे, युग्म का, तो यहां पर जेनेटिक्स के अंतर्गत जैसे कि लंबाई एक लक्षण है और इसका एक स्वरूप क्या है, लंबा है, तो इस लंबे लक्षण को या इस लंबाई के लंबे एक विपर्यासी स्वरूप को यहां पर हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल टी से। तो ये इसका क्या हो गया, एक युग्म हो गया। ये क्या हो गया, इसका एक युग्म हो गया। और इधर बौने को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, स्मॉल टी से, तो ये क्या हो गया, इसका एक युग्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इस युग्म के अंतर्गत अगर युग्म विकल्पी, इस युग्म, ये क्या है, एक युग्म है, ये एक युग्म है, और इस युग्म के अंतर्गत युग्म विकल्पी, एक युग्म विकल्पी ये, एक युग्म विकल्पी ये, अगर क्या हो, समान हो, तो वो तो क्या कहलाएंगे बच्चों, समयुग्म जी कहलाएंगे। इट मींस किसी लक्षण को प्रकट करने वाले जो युग्म विकल्पी हैं वो अगर समान हैं तो वो क्या हो गए, समयुग्म जी। और अगर किसी लक्षण को प्रकट करने वाले युग्म विकल्पी अगर समान नहीं है, असमान है, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, विषम युग्म जी। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी अलग है, स्मॉल टी अलग है, दोनों क्या है, असमान है, तो ये क्या हो गया,
विषम युग्म जी। क्लियर? तो ये दो शब्दावली जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एल इट मींस युग्म विकल्पी और समयुग्म जी और विषम युग्म जी। तो यहां पर ये हमारे चार जो टर्मिनोलॉजी है या शब्दावली है वो कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं यहां पर जीनोटाइप और फिनोटाइप। देखिए बच्चों, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या है? जीनोटाइप और फिनोटाइप, वैसे हम जीनोटाइप और फिनोटाइप एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण वहां आप यूज कर चुके हैं इन शब्दों का, ठीक है, लेकिन यहां शब्दावली में दे रखा है तो इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों फिनोटाइप की। फिनोटाइप क्या है? देखिए, फिनोटाइप से अभिप्राय है किसी भी जीव जाति के बाह्य प्रतीकात्मक निरूपण को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। बाह्य प्रतीकात्मक निरूपण, इट मींस किसी भी जीव जाति के अंतर्गत बाहर से देखने पर उसके अंतर्गत कौन कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं, बाह्य प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहला रहा है? आपका फिनोटाइप कहला रहा है। जैसे कि हम एक संकर संकरण के अंतर्गत ही बात करते हैं तो वहां पर हमने क्या देखा कि F1 पीढ़ी के अंतर्गत तो सभी कैसे थे? लंबे थे, ठीक है, जबकि F2 पीढ़ी के अंतर्गत क्या देखा हमने कि उसमें कुछ तो लंबे थे और कुछ क्या थे बच्चों? बौने थे। तो वहां पर हमने अनुपात क्या कर दिया कि बाहर से देखा हमने कि लंबे और बौने, और क्या लिख दिया उसको हमने? 3 और अनुपात 1। इसी प्रकार से द्विसंकर संकरण के अंतर्गत हमने देखा था कि 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो बाहर से जबकि हमने जीनो अनुपात देखा, जीन उसका जो है जीनोटाइप देखा था वो क्या था? 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 121 12 2 अनुपात क्या लिख देता हूं? 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ठीक है। तो ये कुछ इसका क्या था? जीनोटाइप था। जबकि फिनोटाइप क्या था? 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो बाहर से देखने पर तो हमको इस अनुपात में पौधे प्राप्त हुए, जबकि जीनोटाइप में हमको ये अनुपात प्राप्त हुए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है बच्चों फिनोटाइप से अभिप्राय क्या हुआ कि बाहर से देखने पर पौधे कितने प्रकार के हमको प्राप्त हुए, वो उसका क्या हो गया? फिनोटाइप हो गया। जबकि जीनोटाइप क्या है? उसकी जीनीय संरचना की अभिव्यक्ति, वो क्या कहलाता है? उसका जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। तो जीनीय स्थिति के अनुसार उसका जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? उसका जीनोटाइप कहलाएगा। तो ये दो शब्दावली है, जीनोटाइप और फिनोटाइप, जो कि अपन पहले एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण के अंतर्गत देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या है? देखिए बच्चों, हमें जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, ठीक है, और F1 पीढ़ी कैसी है हम जानते हैं? संकर है, ठीक है। तो इस F1 पीढ़ी का अगर हम क्या नहीं कराएं? स्वपरागण नहीं कराएं, ठीक है। क्या नहीं करा रहे हैं हम यहां पर? स्वपरागण। क्योंकि हमने एक संकर संकरण के अंदर क्या किया था कि F1 पीढ़ी प्राप्त की और उसके बाद F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या कराते हैं? इसमें स्वपरागण कराते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या नहीं करा रहे हैं? स्वपरागण नहीं करा रहे। उसके लिए क्या करें कि जो प्रभावी व अप्रभावी लक्षण वाले पौधे जो हैं उनके साथ इनका हम अगर क्या कराते हैं? क्रॉस कराते हैं। तो इस प्रकार का जो संकरण है या जो क्रॉस कराने की जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है बच्चों? बैक क्रॉस कहलाती है। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण वाले पौधों के साथ में किसकी क्रॉस कराना है? F1 पीढ़ी के साथ कराना है, तो क्या हो गया? बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी जो है उस F1 पीढ़ी का अगर केवल अप्रभावी लक्षण वाले पौधों के साथ अगर हम क्या कराएं? क्रॉस कराएं और उससे हम F2 पीढ़ी प्राप्त करें तो वह आपका कौन सा कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस ये हम करते क्यों हैं? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस करते क्यों हैं? ये बच्चों बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जो है वह उनकी जीनीय या यूं कहूं कि जीनोटाइप क्लियर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस कराए जाते हैं, जिससे कि उनकी वास्तविक जीनीय स्थिति का क्या लगा सके? हम पता लगा सकें, ठीक है। तो ये कुछ शब्दावलियां थी जो कि जेनेटिक्स के अंतर्गत या हम यूं कहें कि आनुवांशिकी, कौन सी? मेंडेलियन जो जेनेटिक्स है उसके अंतर्गत काम में आने वाले कुछ शब्द थे जिसको कि हमने यहां पर डिस्कस किया। आगे हम जो है अगले टॉपिक का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।